हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम राजेश तंवर फ्रॉम एसपीएमसी बीकानेर। इस लेक्चर में अपन देखेंगे एंजाइम का वन शॉट देखेंगे। इसके अंदर एंजाइम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो चाहे शॉर्ट नोट हो, एमसीक्यू हो या वाइवा में क्वेश्चन पूछने वाले हो तो वो सारे इस लेक्चर में देखेंगे। आपको क्या करना है, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, आप उनको डाउनलोड कर लो या फिर उनकी प्रिंट निकाल के रख लो और जैसे जैसे लेक्चर चले ना वैसे वैसे उनमें देखते रहो। आपको कुछ नहीं करना, बस समझने की कोशिश करनी है। और ठीक है, तो इसमें चलते हैं लेक्चर में। इसमें क्या क्या देखेंगे अपन, मेनली वो है। इसमें देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, उनके बीच में डिफरेंस हो गया, को एंजाइम और आइसो एंजाइम। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे अपने। तो इन्हीं में से मोस्टली इन्हीं में से पूछते हैं यूनिवर्सिटी में भी और वाइवा वगैरह में इन्हीं में से आते हैं। तो अपन देखते हैं आपको क्या करना है। ऐसे मरे मरे बैठ के नहीं पढ़ना, ठीक है ना। एक्टिव रह के पढ़ना है, जितनी भी देर पढ़ो एक्टिव रह के पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे जबरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लास्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ऐसे पढ़ के ऐसे देखो चिल रह के पढ़ा करूँ तभी होएगा कुछ। ऐसे रो रो के पढ़ोगे तो कुछ ही नहीं होएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो इसमें क्या है, अपन एंजाइम की डेफिनेशन से देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था पहले भी कि मान लो ये कपल है तुम्हारी तरह। जैसे फर्स्ट ईयर की एग्जाम कंप्लीट हुई, इन्होंने घूमने का प्लान बनाया तो ये गए कहीं पे भी। तो क्या हुआ, अगर ये बिना किसी व्हीकल की हेल्प से गए तो इनको क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और वहीं पे अगर ये किसी व्हीकल की हेल्प से जाते हैं तो इनको टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा कम। तो क्या किया व्हीकल ने, क्या किया इनकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो सेम जो काम यहाँ पे व्हीकल कर रहा है ना वही काम एंजाइम करता है। ये बस है ना, वो एंजाइम मान लो, ये एंजाइम क्या करता है किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड करके। स्पेसिफिक क्यों बोला, मान लो तुम लोगों को कहीं मनाली जाना है तो मनाली जाने वाली बस में बैठोगे तभी तो तुम सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये फिर सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। और ये एंजाइम फिर से क्या करता है, नई रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा एंजाइम स्टार्टिंग में था वैसा ही एंड में रहता है। जैसे मान लो ये बस है तो तुम लोगों को लेके गई, ट्रेवल किया बस से, तो ये जब तुमको ड्रॉप करेगी तब भी वैसी रहेगी और ये फिर से नए पैसेंजर को लाने के लिए रेडी हो जाएगी और फिर से इनका यही सर्कुलेशन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यही बोला है डेफिनेशन में भी, सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द एंजाइम ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। की पूरे प्रोसेस के दौरान एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता, ना तो कोई फंक्शनल चेंज आता है ना कोई केमिकल चेंज आता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में बेसिकली अपन तीन चीजें नोटिस करते हैं कि वो किसका बना है। अपन को पता है एंजाइम मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है, ये आरएनए एंजाइम होता है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और दूसरा है इसकी स्ट्रक्चर, कि अपन को पता है प्रोटीन का बना है तो प्रोटीन की क्या होती है, मल्टीपल स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। तो इस एंजाइम की कौन सी होगी, तो एंजाइम की होगी टर्सरी स्ट्रक्चर। और जो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है उसको अपन बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट, होलो एंजाइम बोलते हैं। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे तीनों में कि तो प्रोटीन का बना होता है, इसमें क्या होती है टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, और कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और दूसरा है को एंजाइम। तो इनको स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन बढ़िया से। ये हो गया एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या होता है, ये देखो ग्रे कलर का है ना जितना भी, ये है एपो एंजाइम। तो ये क्या है, मेन पार्ट है एंजाइम का। और क्या है, प्रोटीन नेचर का होता है ये बेसिकली, इसका होता है प्रोटीन नेचर का होता है। जबकि ये पर्पल कलर में दिख रहा है अपन को, ये होता है को एंजाइम और ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये। और ये क्या करता है,
एपोएंजाइम से बाइंड करता है, अपन को दिख रहा है कि ये कोएंजाइम है, एपोएंजाइम पे बाइंड हो रहा है तो ये लूजली अटैच होता है इस पे, तो अपन इनको क्या करते हैं इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं इजीली डायलाइजेबल। इजीली सेपरेट कर सकते हैं ना, उनको इजीली डायलाइजेबल बोलते हैं कि इनको इजीली सेपरेट कर लेंगे अपन। तीसरा होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं, जैसे भी हो गया मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो ये मेटल आयंस क्या करते हैं, ये भी अपन को दिख रहा है एपो एंजाइम पे बाइंड कर रहे हैं, एपो एंजाइम पे ये भी लूजली अटैच होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं इजीली सेपरेट हो सकते हैं, तो इनको भी बोलते हैं इजीली डायलाइजेबल। और मेन चीज क्या है कि कोफैक्टर का काम क्या है, कोफैक्टर का फंक्शन क्या हुआ, तो कोफैक्टर क्या करता है बेसिकली, ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है, ये ध्यान रखना कोफैक्टर का काम। और एक कुछ एंजाइम में क्या होता है, एक ग्रुप और होता है ऐसा, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे हो गए NAD, ये सारे हैं ना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम आएंगे ना उनमें पढ़ेंगे, वहां पे आएंगे ये सारे, FMN हो गया तो ये वहां पे हैं। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये भी एपो एंजाइम पे बाइंड हो रहा है, अपन को दिख रहा है, बट ये क्या होता है टाइटली बाउंड करता है, टाइटली बाउंड करता है एपो एंजाइम पे, तो इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं नॉट इजीली डायलाइजेबल। ये हो गए अपने सारे, हाँ ये बचा है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट, इसको एक्टिव साइट भी बोलते हैं, कैटालिटिक साइट। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है अपन को, ठीक है ना, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे क्या करता है कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है ना, वो आके यहाँ पे बाइंड करता है, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर जो सबस्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और ये एंजाइम फ्री हो जाता है, और ये एंजाइम फिर से किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए रेडी हो जाता है, तो ये चलता है। तो एक बेसिक पॉइंट होता है कि कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है ना, उसके लिए सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है कि उसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है ना, उसको एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके बाइंड करना चाहिए। तो ये हो गया अपना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ लेना सारा, ये दे रखा अपने देख लिया। तो एपो एंजाइम मेन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, को एंजाइम क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और इजीली डायलाइजेबल होता है क्योंकि लूजली अटैच होता है एपो एंजाइम से। कोफैक्टर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं, ये भी लूजली अटैच होता है, तो इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये एपो एंजाइम पे टाइटली बाउंड करता है, इसलिए इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ये राइबोजाइम के बारे में भी दिया हुआ है, आप पढ़ लेना भले। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है, मैंने देखी कि स्मॉल पॉकेट लाइक ग्रूव होती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। अब अपन का इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट है, इनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एंजाइम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बेसिकली 5 करेक्टरिस्टिक देखते हैं अपन कि एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये लिविंग सेल्स में सिंथेसाइज होता है। अपन ने 12th में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें ही पढ़ा था कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो लिविंग सेल्स के अंदर ही होती है। क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि ये एंजाइम है वही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं, और एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, लिविंग सेल्स में हो रहे हैं, तो इसलिए जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो लिविंग सेल्स के अंदर ही होती है। दूसरा होता है कि एंजाइम को बायो कैटेलिस्ट बोलते हैं। बायो कैटेलिस्ट क्यों बोलते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ह्यूमन सेल में मान लो, प्लांट सेल में मान लो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई उनकी सेल में, किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर अगर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो वो एंजाइम ही करवा रहे हैं उनको कैटेलिस्ट है, तो इसलिए उनको बोलते हैं बायो कैटेलिस्ट है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये अपन को पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। एंड फोर्थ पॉइंट है थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल इन नेचर। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या हुआ कि ये
एंजाइम होते हैं ना वो हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव क्यों होते हैं कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन क्या होती है कि मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, डीनेचर्ड होने लग जाती है। अपन ने जो इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर देखी थी ना, वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, सेकेंडरी और प्राइमरी में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्टिव फॉर्म थी एंजाइम की वो इनएक्टिव हो जाती है और अब ये किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करवा सकती। और लास्ट पॉइंट है इसमें स्पेसिफिक इनएक्शन, कि ये जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सबसेट से बाइंड करके ही किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मान लो लाइपेज है, वो क्या करवाता है, लिपिड रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके कोई कार्बोहाइड्रेट बाइंड हो रहा है और फिर वो उस रिएक्शन को कैटेलाइज करवा देगा, ऐसा नहीं होएगा। तो इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिक इन एक्शन। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट नोमेनक्लेचर से पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर में अपन को क्या आता है, नोमेनक्लेचर करने के लिए क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, अपन को उनकी क्लास आनी चाहिए। तो क्या हुआ, 1964 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को क्लासिफाई कर दिया 6th क्लास में। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब टाइम के साथ बहुत सारे एंजाइम की डिस्कवरी हो गई तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ने सोचा कि इनको सिस्टमेटाइज करना जरूरी होगा। तो इन्होंने एंजाइम कमीशन को अपॉइंट किया 1961 में, और इसको 2 काम दिए कि एक तो क्लासिफिकेशन करवा दो एंजाइम का और एक नोमेनक्लेचर करवा दो। तो इसने क्लासिफिकेशन 1964 में एंजाइम का क्लासिफिकेशन करवा दिया और 6th क्लास दी। आज और फिर बाद में क्या हुआ, इसको 2018 में फिर से सपना आया कि एक क्लास तो रही गई अपनी, तो इसने 2018 में एक 7th क्लास ट्रांसलोकेज और ऐड कर दी। तो अब अपन 7th क्लास की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ये देखो, ये तुम्हारी तरह ये बाबू फोटो ले रहा है इसकी, ये फिर भी ऐसे बोलेगी कि सही नहीं ली मेरी तो। ठीक है ना, तो अपन इनको क्लास है 7 क्लास है, तो इनको एक निमोनिक से याद करते हैं। क्या है, O से होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज फर्स्ट क्लास, T से हो गया ट्रांसफरेज, H से हो गया हाइड्रोलेजेज, LY से हो गया लाइएज, I से हो गया आइसोमेरेज, LI से हो गया लाइकेज और T से हो गया ट्रांसलोकेज। तो ये 7 क्लास हो गई। यहाँ पे देख लो अपन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये क्लास है, तो फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड है ट्रांसफरेज, थर्ड है हाइड्रोलेजेज, फोर्थ है लाइएज, फिफ्थ आइसोमेरेज, सिक्स्थ है लाइगेज एंड लास्ट है ट्रांसलोकेज। तो ये सारी क्लास अपन पढ़ेंगे एक एक करके, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल वही लिए हैं मैंने जो अपने आगे कहीं ना कहीं काम आएंगे, जो ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई और ये यूरिया साइकिल हो गई, तो ये सारे वही लिए हैं। तो अपन आगे जब वो भी पढ़ेंगे ना तब ये रिवाइज हो जाएंगे एक बार। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज में नाम से पता चल रहा है कि इस ग्रुप के एंजाइम क्या करेंगे, इस क्लास के एंजाइम क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे और दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे। तो यही दे रखा है यहाँ पे, वन सबस्ट्रेट शो द ऑक्सीडेशन एंड अनदर शो द रिडक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, ये एल्कोहल मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन है। इसमें इथेनॉल होती है, वो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड में चेंज होती है। और NAD प्लस क्या होता है, NADH और H प्लस में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, और वहीं पे NAD प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये तो रिडक्शन हो रहा है और NADH प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये क्या करवा रहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करवा रहा है, एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है और दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है। तो यही बोला है बस, तो यही होता है, सिंपल से हैं बहुत है। सेकंड है ट्रांसफरेज, ये क्या करवाएगा, इस ग्रुप के एंजाइम क्या करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। एक किसी भी फंक्शनल ग्रुप का क्या करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। तो ये देख लो रिएक्शन, ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस की है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है ये। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है और ATP का ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस होके क्या हो रहा है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन फ्री हो रहा है। तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करवाता है, इस फॉस्फेट आयन का ट्रांसफर करवाता है और ग्लूकोज के 6th कार्बन पोजीशन पे इसको अटैच कर देता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो हेक्सोकाइनेज क्या करवा रहा है, फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर करवा रहा है, ये याद रखना। हाइड्रोलेजेज,
थर्ड क्लास है हाइड्रोलेजेज। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलेजेज मीन्स हाइड्रोलिसिस होएगा। हाइड्रोलिसिस होएगा तो क्या होगी, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाइड्रोलेजेज क्लास के जितने भी एंजाइम होंगे ना वो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर मॉलिक्यूल की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेजेज। ये अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना वो हाइड्रोलेजेज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार, तो ये पता होना चाहिए अपन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, 3 फ्री फैटी एसिड में चेंज हो रहा है। ये देखो 1 2 3। तो ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइपेज में। और इसके लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये देखो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर तो जरूरी हो गई। नेक्स्ट क्लास है लाइज। लाइज क्या कराता है, लाइज मीन्स लाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये क्या करवाएगा, क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का क्लीवेज करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। तो वो कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का करवा सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का करवा सकता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइज क्लास के एंजाइम होंगे वो बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, एल्डोलेज। ये भी ग्लाइकोलिसिस साइकिल का एक स्टेप है। तो इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक होके 2 कंपाउंड बनाता है 3-3 कार्बन के। एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और दूसरा होता है ग्लिसरेलेड 3 फोस्फेट। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। तो ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करवाएगा, इसको यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, जिससे 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फोस्फेट और 3 का एक बनेगा ग्लिसरेल्डेड 3 फोस्फेट। तो ये करता है एल्डोलेज, बॉन्ड का ब्रेक करवाएगा, बॉन्ड का क्लीवेज करवाएगा बस। आइसोमेरेज सबसे इजी है, सबसे इजी। इसके जितने भी एंजाइम होंगे उनके एंड में आइसोमेरेज आएगा और ये क्या करवाते हैं, आइसोमराइजेशन करवाते हैं, रिएक्शन का आइसोमराइजेशन करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक ग्लाइकोलिसिस की स्टेप है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 फोस्फेट में चेंज होता है। और एक बात और याद रखना, आइसोमरेज के आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल। तो ये हो गया, मान लो ग्लूकोज 6 फोस्फेट फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में चेंज हो गया इस एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोमरेज। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो ये फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट भी वापस से चेंज हो सकता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल था। अब बचा है 6 लाइगेज। लाइगेज मीन्स नाम से पता, लाइगेट है, लाइगेट यानी बांधना, किसी को भी जोड़ना। तो ये क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है, कोई भी बॉन्ड को जोड़ के नए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवा देता है। मान लो ये 2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक अलग ही तीसरे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवा दी इसने। तो किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवाएगा तो उसके लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा, तो उसके लिए क्या होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, लाइगेज क्लास के एंजाइम को एक्शन करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखना, ये दे रखा है यहाँ पे। इसके एग्जांपल है डीएनए लाइगेज और ग्लूटामाइन सिंथेटेज। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो ये डीएनए के 2 फ्रेगमेंट है, तो अपन को इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा डीएनए बन जाएगा एक सिंगल डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और उसकी वजह से ये दोनों फ्रेगमेंट थे डीएनए के वो जुड़ गए। तो उसके लिए क्या होएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल है ग्लूटामाइन सिंथेटेज वाला। तो इससे पता चल रहा है ग्लूटामाइन की सिंथेसिस करवाएगा। तो ये क्या है, ग्लूटामेट है, वो क्या करता है, एक अमोनियम आयन से बाइंड करके ग्लूटामाइन बनाता है। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, एटीपी लगेगी, तो एटीपी का ब्रेकडाउन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया। लास्ट क्लास बची है अपनी ट्रांसलोकेज। ये थोड़ी अलग टाइप की क्लास है। इसमें क्या होता है, ये क्या करवाते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन है, ये मान लो ये मेम्ब्रेन, तो इसके अक्रॉस कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करवाएंगे ना तो उन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा
उनके लिए हेल्प करेगा ये। तो एग्जाम्पल इसका है ओर्निथिन ट्रांसलोकेज। तो ये क्या होता है, ओर्निथिन साइटोप्लाज्म में बना मान लो, तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए यूरिया साइकिल देखेंगे अपन, वहाँ पे भी देखेंगे। तो ये हो गई ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना चाहेगा, तो इसको कौन करवाएगा, इसको बोलते हैं ओर्निथिन ट्रांसलोकेज। ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो वो इसकी मूवमेंट करवाएंगे मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आगे फिर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो वो अपन देखेंगे यूरिया साइकिल के अंदर, पूरा देखेंगे उसको बढ़िया से। तो अपन को यहाँ पे तो ये याद रखना है कि ट्रांसलोकेज क्लास के एंजाइम क्या करवाते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की मूवमेंट करवाते हैं। और एग्जांपल है ओर्निथिन ट्रांसलोकेज। ये क्या करता है, ओर्निथिन को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करवाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसमें एक बात और है कि इसके लिए एटीपी की नीड नहीं होती। जो अपन वो पढ़ते थे ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये अलग टाइप का है, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है। ऐसे पोटेंशियल डेवलप होता है मेम्ब्रेन पे कि जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल है ना सेल के अंदर एंटर कर जाता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं अपन नोमेनक्लेचर, अब सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये रहे देखो मेडिकल कॉलेज वाले साहब भोले वाले, कॉलेज के फ्रेंड है ये, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर में देखते हैं कि एंजाइम खूब सारे हो गए थे, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करना जरूरी था। तो स्टार्टिंग में क्या किया कि जिस साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी की उनके नाम के बेसिस पे ही एंजाइम का नाम रख रहे थे। बट फिर उनका ड्रॉबैक क्या रहा कि मान लो एक साइंटिस्ट ने 4-5 एंजाइम की डिस्कवरी कर दी, तो फिर उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और दूसरा क्या था कि जो फंक्शन ऑफ एंजाइम था कि मान लो ये एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्शन करवा रहा है कि ट्रांसफर करवा रहा है कोई ग्रुप का, कौन से क्लास का है, तो वो पता ही नहीं चल रहा था अपन का। दूसरा था कि नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, कि वो लिपिड पे एक्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है या प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा था। तो इसके ये ड्रॉबैक थे। फिर क्या हुआ कि ट्राइवियल नेम दिया एक। ट्राइवियल नेम में क्या हुआ कि कोई भी सबस्ट्रेट था उसके एंड में एज ऐड कर दो, वही एंजाइम का नाम हो जाएगा। तो क्या हुआ, मान लो लिपिड है तो उसके एंड में एज ऐड करेंगे तो लाइपेज हो गया, लैक्टोज के एज ऐड करेंगे तो लैक्टेज हो गया, माल्टोज के एज ऐड करेंगे तो माल्टेज हो गया। तो अपन को क्या हुआ, एक चीज तो पता चल गई एंजाइम को देखते ही, इसका सबस्ट्रेट कौन होगा, लिपिड होगा, इसका सबस्ट्रेट होगा लैक्टोज होगा। तो एक ड्रॉबैक तो कम हो गया, सबस्ट्रेट का तो पता चलने लग गया, बट फंक्शन ऑफ एंजाइम या टाइप ऑफ रिएक्शन तो अभी भी पता नहीं चल रही कि वो कौन सी आइसोमराइजेशन करवाएगा, ऑक्सीडो रिडक्शन करवाएगा, वो तो अभी भी पता नहीं चल रहा, ना उसके कोफैक्टर का पता चल रहा है, ठीक है ना। इसके भी ड्रॉबैक थे। तो फिर एंड में क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में एंजाइम कमीशन को अपॉइंट किया और उसको 2 काम दिए कि तेरे को 2 ही काम दे रहे हैं, ये बढ़िया से कर देना, ठीक है ना। तो इसको बोला कि एक तो क्लासिफिकेशन कर दो एंजाइम का और दूसरा नोमेनक्लेचर कर दो। तो इसने 1961 में तो इसको अपॉइंट किया और 1964 में इसने क्लासिफिकेशन कर दिया एंजाइम का, और फिर उसके बाद में नोमेनक्लेचर किया इसने। तो इसने नोमेनक्लेचर, एंजाइम कमीशन वाला नोमेनक्लेचर क्या था कि 4 डिजिट नोमेनक्लेचर दिया इसने, 4 डिजिट नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिजिट बताता है क्लास को, सेकंड डिजिट बताता है सब क्लास को, थर्ड डिजिट बताता है सब क्लास को, एंड 4 डिजिट बताता है इंडिविजुअल होता है हर एंजाइम के लिए। तो ये कोई वैसे शॉर्ट नोट में तो पूछेगा नहीं, या तो वाइवा में आ सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या बताता है, 4 डिजिट क्या बताता है। अपन को तो क्या काम आएगा, फर्स्ट डिजिट काम आएगा मेनली। तो ये याद रखना कि ये क्लास को बताता है, ये क्लास को बताएगा। फिर अपन इसकी हेल्प से अपन वो 7 क्लासें पढ़ी थी, वो 7 क्लासें निकालेंगे, फिर अपन बताएंगे कि ये कौन सी क्लास का एंजाइम है। तो ये देखो एग्जांपल से यहाँ से अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का ये एंजाइम कमीशन फॉर्मूला ये हुआ। तो अपन को क्या करने हैं, आगे वाले 3 डिजिट तो देखने नहीं, फर्स्ट डिजिट देखनी है। ये क्या बताता है, क्लास को बताता है। क्लास कौन सी है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास कौन सी होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज को बताता है। सेम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में देखते हैं एंजाइम कमीशन फॉर्मूला ये है। तो आगे वाले 3 डिजिट अपन को देखने नहीं, फर्स्ट देखना है, फर्स्ट किसको बताता है, क्लास को बताता है। क्लास कौन सी है, फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सी होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज होती है। सेम ऐसे ही होते हैं, अपन को तो फर्स्ट है, क्योंकि ये तो या तो वाइवा में पूछेंगे या फिर एमसीक्यू आएगा इसका कोई, कि ये मान लो ये उसका फॉर्मूला दे देंगे तो फिर पूछेंगे कौन सी क्लास का है, तो ऐसे पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। तो अपने 3 टॉपिक हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और नोमेनक्लेचर हो गया।
अब अपन देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये देखो, पहले तो मोमोज खा खा के ऐसे हो गए, फिर बाद में देखो रस्से कूद कर रहे हैं ऐसे। तो क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में, क्या होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि अपन एक रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे देखें क्या, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंजाइम और फिर प्रोडक्ट में बनता है। तो अब मान लो यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, हम फिजिकल केमिस्ट्री से देखना, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड जाएगी, मींस प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी एक तरीके से। दूसरा हो गया, मान लो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ रहा है। कैसे अफेक्ट करेंगी, कितनी अफेक्ट करेंगी, वो बाद में देखेंगे अपन, मोटा मोटा देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। ये तो तीन तो बेसिक चीज है। अब कुछ रिएक्शन में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि वहां पे ऐसे दिया हुआ रहता था, ऐसा साइन या टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ रहता था टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि एक टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं। और कहीं पे दिया हुआ रहता था pH लेस देन 7, pH मोर देन 7, रिएक्शन के बीच में यहाँ पे एरो पे, या फिर बोलते थे एसिडिक मीडियम, रिएक्शन अकर इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम, ऐसे दिया हुआ रहता था। तो क्या आप सोच सकते हैं अपन कि पीएच भी कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये तो मेजरली 5 पॉइंट हो गए, एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गई, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गई। ये तो मेजर फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं लाइट भी अफेक्ट करती है, कि कुछ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ एब्सेंस में होती है, कुछ रेडिएशन होती है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। टाइम होता है कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, कुछ को टाइम चाहिए होता है। तो अगर टाइम, कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो उसको अगर टाइम मिलेगा तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होएगी, अगर उसको पहले ही ख़त्म कर देंगे तो वो होएगी नहीं, ठीक है ना। तो टाइम भी हो गया, हाँ। और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देंगे, कम कर देंगे। तो बेसिकली ये फैक्टर हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम में क्या होता है कि अपन जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अपन जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो ऐसा कर्व आता है, ये तो सिंपल है। बट अपन को लगता है, तो हाँ ये भी देख लो नोट, कि अपन को एंजाइम की कंसंट्रेशन का डिटरमाइन करके, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं अपन, सीरम एंजाइम की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और फिर उनके हिसाब से अपन कोई भी डिजीज को डायग्नोज करते हैं या इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये हो सकती है, लीवर डिजीज हो गई, कोई हार्ट डिजीज हो गई, बोन डिजीज हो गई, तो उनको अपन एंजाइम से डायग्नोज कर सकते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अपन को क्या लगता है कि जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही थी, तो वैसा ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप आते हैं। ये देखो, इनिशियली क्या होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। बाद में क्या होता है, एक कर्व शेप की ग्राफ आती है और लास्ट में आती है स्टेशनरी की। बस आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दोगे बट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इनिशियली मान लो अपने पास 100 एंजाइम मॉलिक्यूल थे, तो और सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट 0 था, सबसेट को अपन ने धीरे धीरे बढ़ाया, 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बाइंड होके धीरे धीरे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिए, कुछ प्रोडक्ट में चेंज हो गए, और क्या हुआ कि सब एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई धीरे धीरे। अब अपन क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं 50, 60, 70, तो उस स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है उसको फ्री एंजाइम बहुत कम मिलेंगे, और उसको या तो फिर फ्री एंजाइम कम मिलेंगे या फिर उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, एंजाइम
प्रोडक्ट में एंजाइम में प्रोडक्ट से बाइंड हो जाएगा कहीं पे, तो ये मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होने में टाइम लगाएगा, तो थोड़ा कर्व ऐसा आएगा, ग्राफ क्या आएगा, कर्व आएगा ऐसे। लास्ट में क्या होता है कि मान लो 100 मॉलिक्यूल थे और 100 सबस्ट्रेट बाइंड हो गए। अब क्या होगा, अब अपन इसको बढ़ा भी देंगे, 110 120 भी कर देंगे ना, तो भी रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। सबस्ट्रेट को बढ़ा के क्या ही करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, फिर वो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक बार ही पढ़ लेना, यही दे रखा है, उसमें कोई अलग नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस ग्राफ को। के एम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये देखो के एम यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ये किसको बताएगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताएगा, ठीक है ना। बट ये कब बताएगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे बताएगा। वो टाइम कौन सा है कि जब किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी, तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसको अपन बोलेंगे Km। तो यही दे रखा है यहाँ पे भी देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, कि हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उसी को अपन बोलेंगे Km। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एंजाइम के 50 मॉलिक्यूल सेचुरेट हो जाएं, यहाँ पे क्या होगा कि मान लो स्पीड हाफ है, तो यहाँ पे क्या हुए कि एंजाइम के 50 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो गए, तब कंसंट्रेशन क्या है सबस्ट्रेट की, तो उसको Km बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके से अपन Km को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये देख लेना आप एक बार। अब आता है ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, तो ये अपन ने देखी थी, ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला ही, अपन को कैसे आ रहा है वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन को याद करना है। ये बोल रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और एंजाइम और फिर प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 K2 K3, तो इनका के इक्विवेलेंट, टोटल के इक्विवेलेंट क्या आता है, K2 प्लस K3 प्लस अपॉन 1 K1, ये आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये मैं तो बोलूंगा ये फॉर्मूला आप याद ही कर लो, याद करना ही है, कर लो क्या, ठीक है ना, ये तो याद करना ही है। क्या होता है, V इक्वल्स टू V मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वो ग्राफ बनाएंगे एक लाइन व्यूअर पर प्लॉट, तो वो इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अब ये जो V थी वहाँ पे V मैक्स ले लो, V मैक्स लोगे, ये हो गया V मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो V मैक्स से V मैक्स कैंसिल, ये 2 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 2S, ये हो गया। तो ये उधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, एस के। तो यही तो अपन बता रहे थे कि Km क्या होती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताता है। तो ये होता है माइकल मेंटन कांस्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताता है। अब आता है ये ग्राफ लाइन वीवर बर्क प्लॉट, तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, थोड़ा इसको और एलोबरेट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, वन अपॉन वी मैक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और अपन बेसिक मैथ में एक वो और पढ़ते थे, ये इक्वेशन देखी थी अपनी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो y एक्सिस को बताता है, ये x एक्सिस पे क्या लेना है उसको बताता है, m क्या होता है ये स्लोप को बताता है, और c क्या होता है इंटरसेक्ट होता है उसको बताता है। तो इसमें क्या है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ये ग्राफ बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अपन क्या करते हैं, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्लोप अगर मान लो इधर से ऐसे आएगी तो उसका तो स्लोप नेगेटिव रहेगा। दो ग्राफ ही होंगी तो उनका स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। तो एक तो या तो ऐसे कोई जा रही हो इधर से, उसका पॉजिटिव हो सकता है, या फिर इसका। तो इसमें क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव लेना है अपन को, इसमें भी है इसमें भी है। अपने माइंड में डाउट आता है ना कि ये ग्राफ ही क्यों बनी, इधर से भी तो बन सकती थी। स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसका ही पॉजिटिव है भाई स्लोप तो, बट इंटरसेक्ट क्या होना चाहिए,
इंटरसेप्ट क्या आ रहा था अपना y अपॉन वी मैक्स। तो वी मैक्स कहाँ पे ले रहे हैं अपन, y एक्सिस पे, तो इंटरसेक्ट भी कहाँ आना चाहिए, y एक्सिस पे आना चाहिए। ये ग्राफ लेंगे तो इंटरसेक्ट अपना कहाँ आएगा, इधर आएगा, जो वहां पे तो क्या है 1 अपॉन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ले रखे हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, इसलिए होता है क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि ये ग्राफ ही क्यों बना। तो देख लिया अपने, ये देखो एक सेकेंड, ये ले लिया, ये तो बताता है एम टू स्लोप को, ये सारा उस फॉर्मूले से ही है, अपन ने देखा था वही है। ये तो बताता है स्लोप को, ये बता रहा है सी इंटरसेक्ट को यहाँ से, और ये बता रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, इधर से आएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। आगे जब अपन इनहिबिशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी ये हर बार बनाना पड़ेगा, तो इसको तो ठीक से करना आप लोग। थर्ड पॉइंट है, ये तो आगे वाले तो इजी इजी है, ठीक है। सबस्ट्रेट की कंसर्न इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि स्टार्टिंग में अपन जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जीरो से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बट एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, और फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो इससे अपन को क्या माइंड में आता है कि एक पॉइंट आता है जहां पे एंजाइम ऑप्टिमम मैक्सिमम वेलोसिटी शो करेगा, बट उसके आगे या पीछे क्या होगी, फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो इसका क्या करता है, एक बेल शेप्ड कर्व आता है, बेल शेप्ड कर्व आता है, और मैक्स ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी एंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अलग अलग होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, आगे देखेंगे इनमें भी। तो यहाँ पे देखते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब कोई एंजाइम मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करे या मैक्सिमम वेलोसिटी शो करे। तो मोस्टली केस में क्या होता है 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सम एक्सेप्शन क्या है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये भी आगे अपन पढ़ेंगे ना, तब वहां पे आएगा आगे मोलिकुलर बायोलॉजी। टेक डीएनए पॉलीमरेज, मसल एडिनाइलेट काइनेज, और ये क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं और एक्टिव रहते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था कि मोस्टली प्रोटीन होती है वो मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचर्ड होने लग जाती है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, बट इस केस में क्या होता है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एक्टिव रहते हैं। और सम प्लांट में क्या होता है, यूरिएज एंजाइम होता है कि वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव रहता है। तो ये याद रखना आप लोग। अब आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट या इसको क्यूटेन भी बोलते हैं। इस पे क्या आता है, शॉर्ट नोट आ जाता है अपना, शॉर्ट नोट आता है। इसमें क्या होता है, अपन ने देखा कि ये बताता है कि अगर अपन किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, एंजाइम की वेलोसिटी क्या होगी 2 टाइम बढ़ेगी। अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, अगर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं, 20, 30, 40 और 50। तो क्या होता है कि अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो मान लो यहाँ पे तो रिएक्शन आर थी पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आर थी, तो क्या होएगा, अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड 2R हो जाएगी। फिर से 10 बढ़ा रहे हैं तो 4R हो जाएगी, फिर से बढ़ा रहे हैं 8R हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इनकी डबल होती जाएगी। तो यहाँ पे 32R, ठीक है, बट नहीं होती यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे क्या होता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे प्रोटीन डीनेचर्ड होने लग जाती है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगी, तो फिर से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी धीरे धीरे उसी स्पीड में। अगर अपन 50 टू 60 करेंगे तो डबल से कम होएगी वो, ठीक है। तो यही बता रहा है यहाँ पे, डिफाइन इज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम 2 टाइम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल से बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन, बट कहाँ तक है 0 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन कर रखा है, बिकॉज फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर एंजाइम प्रोटीन गेट डीनेचर्ड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड होने लग जाती है और एंजाइम की वेलोसिटी है फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया टेम्परेचर का। अब देखते हैं इफेक्ट पीएच का, इफेक्ट क्या होता है। पीएच के इफेक्ट में भी सेम टू सेम वो टेम्परेचर वाला ही आता है सीन, कि जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बट एक पॉइंट के बाद क्या होगी, फिर से डिक्रीज होने लग जाएगी और बेल शेप्ड कर्व आएगा एक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि मैक्सिमम मोस्टली एंजाइम क्या होते हैं, ऑप्टिमम पीएच शो करते हैं। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है इनकी 6 to 8 न्यूट्रल पीएच के अराउंड,
ठीक है ना। तो इस पे वो क्या करते हैं, एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी शो करते हैं। तो ये देख लो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मोर एक्टिव अराउंड द न्यूट्रल पीएच है, बट सम एंजाइम आर मोर एक्टिव है, क्योंकि एसिडिक पीएच वाले होते हैं। जब जो एंजाइम अपने स्टमक में काम करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोर एसिडिक 2 to 3 पीएच पे क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। और जो एल्केलाइन पीएच पे काम करते हैं, अपने इंटेस्टाइन के जो भी एंजाइम होते हैं वो एल्केलाइन पीएच पे काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, मोर देन द 8 पीएच पे क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। अगर अपन इंटेस्टाइन वाले एंजाइम को स्टमक में डाल दें और स्टमक वाले को इंटेस्टाइन में डाल दें, तो वो क्या होंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इनके लिए पीएच जरूरी होती है, उसी पीएच पे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो ये ग्राफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझ में आएगा बढ़िया से। पेप्सिन क्या होता है, एक स्टमक एंजाइम होता है, तो ये क्या करता है, लो पीएच पे मींस एसिडिक पीएच पे हाईली एक्टिव होता है। तो 1 से 2 पीएच पे ये क्या होएगा, एक्टिव होएगा और रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएगा। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, अपने माउथ में पाया जाता है और ये न्यूट्रल पीएच पे एक्ट करता है। ठीक है, और वहां पे फिर कार्बोहाइड्रेट का उनका थोड़ा बहुत डाइजेशन करवाएगा। पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, तो ये इंटेस्टाइन में पाया जाएगा और वहां पे फूड का डाइजेशन करवाएगा और वहाँ की पीएच क्या होगी, एल्केलाइन पीएच होगी, तभी ये एक्ट करेंगे। तो ये हो गए तीनों, ये कितने बढ़िया ग्राफ है, एक बार ये देख लेना बढ़िया से। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अपन ने देखा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलके एंजाइम फिर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कुछ केस में क्या होती है कि प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से देखें तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। और दूसरा क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट फिर से एंजाइम से बाइंड हो जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना के रखता है, क्योंकि ये एंजाइम को फ्री नहीं करेगा। अगर ये फ्री नहीं करेगा एंजाइम को, तो ये फिर से नई रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। कैटेलाइज नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि ये अगर प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, यही है। अगर सम अदर फैक्टर में देखा आपने, एक्टिवेटर क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। इनहिबिटर क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। टाइम, कुछ रिएक्शन बहुत सेकंड में हो जाती है, कुछ को टाइम लगता है। लाइट, कुछ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ एब्सेंस में होती है। रेडिएशन, कुछ रेडिएशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देती है। तो ये बस आपको नाम पता होने चाहिए इनके, तो डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपना हो गया फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रहे तुम्हारे कपल गोल, इनका पता ही नहीं कब तक चलेंगे, पर चलेंगे तब तक बढ़िया चलते हैं ये। तो ये क्या है, एंजाइम इनहिबिशन में देखते हैं कि क्या करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस which bind with the enzyme and decrease the catalytic activity of the enzyme। नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज होता है। बट इनहिबिशन के केस में क्या होता है कि ये जो एंजाइम है वो इनहिबिटर से बाइंड होके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती। ठीक है ना। और ये इनहिबिटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में हो सकते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग। और ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, एंटीबायोटिक जो देते हैं अपन, एंटीबायोटिक। तो ये क्या हो गया, इनहिबिटर का पॉजिटिव यूज हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एंटीबायोटिक यूज करके अपन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो रखा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इस फिनोमिना को यूज करके। तो ये हो गया पॉजिटिव यूज हो गया इसका। अब देखते हैं कि ब्रॉडली इनको एंजाइम इनहिबिशन को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, एलोस्टेटिक इनहिबिशन। अब हमको नाम पता हो बस इनके, थोड़ा बहुत इनके बारे में। रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है कि इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम से नॉन कोवलेंटली लूजली अटैच होता है, नॉन कोवलेंटली बाइंड करता है, जिससे इनहिबिटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अगर मान लो ये इससे बाइंड हो गया तो ये बहुत लूजली बाइंड होता है, तो कई केस में फिर क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट आ गया तो फिर वो भी बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। कुछ केस में क्या होता है कि अगर एक बार इनहिबिटर बाइंड हो गया तो फिर वो बाइंड ही रहता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने देगा किसी भी कंडीशन में।
तो रिवर्सिबल को भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अपन मेनली ये 2 पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ये 2 इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि ये क्लोजली जो इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये क्या करता है, ये जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल शो करता है, स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है कि वो सिमिलरिटी शो करता है। तो सिमिलरिटी शो करेगा तो ये क्या करेंगे, ये मान लो ये एंजाइम है, तो ये क्या करेंगे, अगर सिमिलरिटी शो कर रहा है तो इनहिबिटर भी और सबस्ट्रेट भी दोनों एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होना चाहेंगे और दोनों के बीच में कंपटीशन होएगा। और अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया यहाँ पे आके तो फिर वो क्या हो जाएगा, एंजाइम का इनहिबिशन करवा देगा और कैटालिटिक एक्टिविटी होगी नहीं, सबसेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा फिर। तो ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो देखो यहाँ पे द इनहिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल है, ये क्लोजली रिजेंबल होता है सबस्ट्रेट के, क्लोजली रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, इट रिगार्ड एज द सबस्ट्रेट एनालॉग होता है। तो इनहिबिटर compete करता है सबस्ट्रेट से टू बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड एंजाइम डज नॉट अंडरगो एनी कैटालिटिक एक्टिविटी, फिर वो कोई भी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं करता, बिकॉज द इनहिबिटर बियर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड नाउ एंजाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट। तो क्या करता है कि एंजाइम एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगा तो सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो कहाँ बाइंड होगा। तो यही बोला है यहाँ पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है कि जो सक्सिनिक एसिड होता है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, बट ऑक्जेलिक एसिड हो गई या मेलोनिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये सक्सिनिक एसिड के सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और बट ये क्या करते हैं, इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। और जो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का एंजाइम होता है उसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं, और अगर यहाँ पे जाके बाइंड हो गए तो सक्सिनिक एसिड जो सबस्ट्रेट है रियल में जिसको बाइंड होना चाहिए था यहाँ पे, वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये इसका इनहिबिशन करवा देगा। दूसरा है मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है, जब देख लो एक बार, मिथेनॉल में क्या होता है, मिथेनॉल की जब मेटाबॉलिज्म होती है डिहाइड्रोजनेज से, तो ये एल्डिहाइड में चेंज होएगा, तो एल्डिहाइड क्या होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये कौन सा था, फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है मिथेनॉल है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो गई, ये क्या होगा, हाईली टॉक्सिक होएगा और ये अपने विजन को लॉस कर सकता है, मेंटल डिसओरिएंटेशन कर सकता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के रूप में क्या करते हैं इथेनॉल लेते हैं। तो इथेनॉल क्या करता है, ये एडीएच हो गया, तो ये जहाँ पे मिथेनॉल बाइंड होके फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा था वहां पे क्या करेगा, इथेनॉल जाके बाइंड होएगा और फिर क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। तो ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है थोड़ा, ये लेस टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कोई क्लिनिकल साइन नहीं आएंगे, कोई इंपेयरमेंट नहीं होगी। तो ये होता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज हो गया इसका। तो मिथेनॉल तो क्या करेगा, अपनी बॉडी में विजन लॉस करवा सकता है, मेंटल डिसओरिएंटेशन करवा देगा। किसकी वजह से होगा, वो फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से, क्योंकि ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। अपन इथेनॉल ऐड करेंगे तो इथेनॉल जाके एडीएच से बाइंड होगा, एडीएच से अब मिथेनॉल बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे जाके इथेनॉल बाइंड हो गया, तो फिर एसिटाल्डिहाइड बनाएगा और फिर वो लेस टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से बॉडी में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, कोई मिथेनॉल के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्लियरली ये बोल सकते हो। तो और क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये तो कॉम्पिटिटिव में भी और नॉन कॉम्पिटिटिव में, ये तो याद करना आप लोग। तो ये 2 चीजें होती है, ये चेंज होएगी, उनकी हेल्प से ही अपन ये ग्राफ बनाएंगे। तो क्या होता है, इस तरीके से याद कर लो कि कंपटीशन होता है तो क्या होता है, करप्शन बढ़ता है तो क्या होता है, कमीनापंथी बढ़ती है, और कमीनापंथी किस में बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। और एक बात ये भी याद रखना, दोनों में से एक ही चेंज होता है,
यहाँ पे देखो, अगर मान लो कमीनापंथी बढ़ गई, के एम चेंज हो गया, तो वी मैक्स क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ऐसे ही वहाँ पे क्या रहेगा, नॉन कॉम्पिटेटिव में भी देखेंगे, वहाँ पे क्या रहेगा, के एम अनचेंज रहेगा और वी मैक्स क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा नॉन कॉम्पिटेटिव में। तो अब इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे अपन, ये ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या देखते हैं अपन, ये दो ग्राफ हैं। एक तो माइकल मेंटेन कॉन्स्टेंट वाला था, माइकलिस मेंटेन वाला। तो उसमें क्या था कि नॉर्मली जब कोई इनिबिशन नहीं होता तो ऐसा ग्राफ देखा था अपन ने। इसके 3 पॉइंट थे, ए बी कर्व वाला, सी क्या था, स्टेशनरी। बट कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होएगा, अपन ने देखा कि के एम वैल्यू डिक्रीज होएगी। तो के एम पहले वाला ये था, डिक्रीज होएगी, नहीं के एम इंक्रीज होएगी, सॉरी, कमीनापंथी तो क्या होएगी, बढ़ेगी। तो के एम वैल्यू ये थी तो बढ़ेगी, तो ग्राफ क्या होएगा, ये के एम इधर शिफ्ट होएगा, तो यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट। बट वी मैक्स क्या है, वी मैक्स सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो वी मैक्स सेम है तो उसी पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन खींचेंगे अपन, और जो नए के एम वैल्यू को ऐड करेगी, और एक ऐसा ग्राफ आएगा जो कि क्या होएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है अपन को। तो ये तो हो गया वो। और ये दूसरा ग्राफ है लाइन वीवर बर्क प्लॉट का। इसमें क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, ये नॉर्मल कर्व आया था, ये बताता है स्लोप को, के एम अपॉन वी मैक्स। तो ये बताता है स्लोप को, और यहाँ पे बताता है वी मैक्स से इंटरसेक्ट से। तो इसमें भी क्या देखा अपन ने कि के एम इंक्रीज हो रहा है, के एम इंक्रीज हो रहा है, वी मैक्स अनचेंज है। तो एक तो दो तरीके से बना सकते हैं इसको। तो अपन इसको देखो, स्लोप को, के एम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब के एम बढ़ रहा है, वी मैक्स अनचेंज है, तो स्लोप क्या होएगा, बढ़ेगा। ओवरऑल स्लोप क्या होएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगी। ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है एक तो ग्राफ को, दूसरा क्या है कि वी मैक्स तो सेम है तो उसी इंटरसेक्ट को क्रॉस करते हुए जाएगी। और दूसरा इस तरीके से भी देख सकते हैं कि के एम बढ़ेगा तो ये नेगेटिव में हो रहा है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके दोनों ग्राफ। दूसरा आता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होता है कि जो कॉम्पिटेटिव में इनहिबिटर सबस्ट्रेट से रिजेंबल शो कर रहा था, यहाँ पे वो नहीं होगा। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और इनमें कॉम्पिटिशन भी नहीं होता। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये इनहिबिटर क्या करता है, उसको जाके बाइंड होना चाहिए एक्टिव साइट पे। कॉम्पिटेटिव में यही तो हो रहा था, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो रहा था और साइट को बुक कर लेता था, सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं बचती थी, इस तरीके से इनहिबिशन कराता था। बट नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, ये एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट होंगी जिनको बोलते हैं अपन एलोस्टेरिक साइट, वहां पे जाके बाइंड करेगा और वहां पे बैठा बैठा ही क्या करेगा, इस एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा। शेप को चेंज कर देगा तो अगर मान लो सबस्ट्रेट आया भी तो ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ये देखेगा कि मैं तो बाइंड ही नहीं हो पा रहा, तो ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। इस तरीके से इनहिबिशन होगा नॉन कॉम्पिटेटिव में। तो ये दे रखा है यहाँ पे, इसमें पढ़ लेना। इसमें कोई स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं होते ये। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग और सल्फा ड्रग। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग में क्या होता है कि ये मान लो एंजाइम है तो इसका सल्फा हाइड्रल ग्रुप होता है, वो हैवी मेटल मान लो मरकरी ले लो, आर्सेनिक ले लो, लेड ले लो। तो ये क्या करता है, हैवी मेटल, ये जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप होता है एंजाइम का, उससे बाइंड कर लेता है और फिर उस एंजाइम की सेफ सबस्ट्रेट की साइट में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होएगा कि वो कोई भी सबस्ट्रेट आएगा तो भी वो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी सेफ में यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे बाइंड होने के लिए उसको जगह नहीं बचेगी उस टाइप से, जिस तरीके का वो बाइंड होना चाहिए। जैसे लॉक एंड की मॉडल होता है ना, तो उस तरीके से अगर मान लो उसको उस टाइप का सॉकेट मिलेगा नहीं तो वो यहाँ पे बाइंड ही नहीं होएगा। तो इसके लिए अपन ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, डाइमर कैप्रोल यूज करते हैं। तो डाइमर कैप्रोल में क्या होता है, डाइमर मतलब इसमें दो सल्फा हाइड्रल ग्रुप होते हैं। तो ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप क्या होते हैं, ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप क्या करेंगे, इस हैवी मेटल को अपने से बाइंड कर लेंगे और बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे धीरे धीरे। फिर तो मान लो इस हैवी मेटल है, उसको तो सल्फा हाइड्रल ग्रुप चाहिए, भले ही वो एंजाइम का हो चाहे किसी और चिलेटिंग एजेंट का हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको तो बस सल्फा हाइड्रल ग्रुप चाहिए। अगर वो मिल गया तो उससे बाइंड हो जाएगा। ये सल्फा ड्रग होती है, उसमें भी एसएच ग्रुप होता है। इसमें देखते हैं के एम और वी मैक्स क्या होता है। इसमें के एम अनचेंज रहेगा,
और वी मैक्स डिक्रीज होएगा। ये कैसे आते हैं वो मत देखो आप, उनका बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो अपन को ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, के एम बढ़ रहा था, कम कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था तो कमीनापंथी बढ़ रही थी, और वी मैक्स वहाँ पे क्या था, अनचेंज था। बट यहाँ पे क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है, के एम अनचेंज है बट वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। तो अब अपन इसके हिसाब से अपन ये ग्राफ बनाएंगे। तो क्या करना है अपन को, वी मैक्स को डिक्रीज करवाना है और के एम को कांस्टेंट रखना है। तो अपन के एम जो पहले वाली ग्राफ में था, ये बिना इनिबिशन के, तो के एम यही था। बट वी मैक्स को अपन को कम करना है, तो ये वी मैक्स ये था पहले, अब ये आ रहा है, इसको कम कर दिया, ये आ रहा है। तो क्या हुआ, वी मैक्स का ये तो हाफ है, तो क्या हुआ, इनिबिशन, बिना इनिबिशन के तो ऐसा ग्राफ आ रहा था, ये उसका के एम वैल्यू भी ये थी। इनिबिशन में क्या करना है अपन को कि वी मैक्स को कम करना है, कम कर दिया जी, के एम को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, रख दिया, और फिर ये ग्राफ बनाया तो ऐसा आएगा। इसमें भी क्या हुआ कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, इनिबिशन में ऐसा ग्राफ आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। अब देखते हैं लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में क्या होता है। ये तो अपन ने बनाई था बिना इनिबिशन के, ये बताता है स्लोप को के एम अपॉन वी मैक्स। तो इसमें भी क्या करना है अपन को, के एम को तो अनचेंज रखना है, वी मैक्स को बढ़ाना है। तो वी मैक्स, इसमें देखो वी मैक्स को बढ़ाएंगे मीन्स नीचे वाले पार्ट को अपन बढ़ा रहे हैं, तो ये ओवरऑल क्या होएगा, ये नीचे वाले को कम कर रहे हैं, सॉरी वी मैक्स को कम कर रहे हैं, नीचे वाले को मान लो वी मैक्स को कम किया, तो ये ओवरऑल क्या होएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मीन्स स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप कब बढ़ेगा, जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा। और दूसरा क्या है, वी मैक्स सेम रखना है अपन को, जो जहां से पहला ग्राफ जा रहा था वहीं से दूसरा करना, दूसरा जाएगा, ठीक है। तो वो गया। और दूसरा अपन को क्या पता है, वी मैक्स कम हो रहा है, तो ये ओवरऑल क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो पहले वाला इंटरसेक्ट तो ये था, बट इसमें अब क्या करना है अपन को, वी मैक्स को कम करना है। वी मैक्स कम हुआ तो ये ओवरऑल क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये बढ़ेगा तो क्या होएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऐसा ग्राफ आएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो ये कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है इनका क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन ये तो आते ही यूनिवर्सिटी में एक दो। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव अपने जो पढ़ा था वही था, वो फटाफट से देख लो, इसमें कोई अलग नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अपन ने देखा कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल शो कर रहा है, सबस्ट्रेट एनालॉग था वो, क्योंकि तो रिजेंबल शो करेगा, तो फिर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कॉम्पिटिशन भी करेंगे ये दोनों, ठीक है। और अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इनहिबिशन करवा देंगे, अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो इनहिबिशन नहीं होएगा। पर मोस्टली केस में क्या होता है कि इनहिबिटर बाइंड हो जाता है और इनहिबिशन करवाते हैं, और उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये एंजाइम है, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है, इनमें कोई सिमिलरिटी शो नहीं है, और ना ये कंपटीशन करेंगे एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। ये क्या करेगा, इनहिबिटर आराम से जाएगा जाएगा और फिर क्या करेगा, ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं जाएगा, ये एलोस्टेरिक साइट पे जाएगा और जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होके क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज करेगा, और फिर ये जो सबसेट जाएगा, मान लो ये तो फ्री है, जा सकता है, बट वहाँ पे जाके देखेगा तो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट में चेंज हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है। सेकंड देखते हैं अपन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ए सबस्ट्रेट एनालॉग, अपन को पता है, बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ए नॉट ए सबस्ट्रेट एनालॉग, सबस्ट्रेट एनालॉग नहीं होते। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज देन डिक्रीज द इनहिबिशन। हाँ ये देखो कि अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो इनहिबिशन कम हो सकता है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि 100 मॉलिक्यूल है एंजाइम के, इनहिबिटर के मॉलिक्यूल है 50 और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल भी हैं 50। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के 50-50 चांस है कि एंजाइम से बाइंड हो, ठीक है ना। बट अगर अपन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 100 कर दें तो क्या होएगा, सबस्ट्रेट के चांस बढ़ गए एंजाइम से बाइंड होने के लिए। तो यही बोला है यहाँ पे कि अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो अपन क्या होएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अपन कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो जाके इनहिबिटर जाके यहाँ पे बाइंड हो रहा था, एक्टिव साइट को तो रोक ही नहीं रहा था, बट वो एक्टिव साइट में चेंज कर रहा था। अगर अब यहाँ पे अपन
लाखों सबस्ट्रेट भी बढ़ा देंगी ना तो भी कोई मतलब नहीं होएगा। तो ये क्या रहेगा, कांट अफेक्ट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होएगा इस पे। दूसरा है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही इनके, के एम वैल्यू कॉम्पिटेटिव इनिबिशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा तो कमीनापंथी बढ़ेगी, कमीनापंथी बढ़ेगी तो के एम वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और के एम बढ़ गया तो वी मैक्स अनचेंज रहेगा। और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होता है कि के एम अनचेंज रहेगा और वी मैक्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, सो मत जाना, ठीक है। एनर्जेटिक के साथ पढ़ो, चाय कॉफी पी लो जाके, सिगरेट पीने मत चले जाना कहीं। लास्ट इनके एग्जाम्पल, मिथेनॉल पॉइजनिंग देखा था कॉम्पिटेटिव में, और सल्फेनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इसमें देखा था हैवी मेटल पॉइजनिंग और सल्फा ड्रग। तो ये है, कई बार मान लो 2 नंबर में 5 नंबर में ऐसे डिफरेंस आ जाए तो ये लिख देना। एक्स्ट्रा एज में क्या है कि सुसाइड, ये क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं ना कुछ, वही है ये तो ये क्या करता है, ऐसे नहीं अलग से आ जाता है शॉर्ट में। तो सुसाइड इनिबिशन क्या होता है कि सुसाइड इनिबिशन में एक स्पेशल टाइप का इरिवर्सिबल इनिबिशन होता है। इसमें जो इनिबिटर होता है, ओरिजिनल इनिबिटर क्या होता है, रिवर्सिबल, सीधा साधा होता है ओरिजिनल इनिबिटर। तो रिवर्सिबल भी होगा, कॉम्पिटेटिव भी होगा और स्ट्रक्चरल एनालॉग होगा, सीधा साधा होगा ये तो। बट फिर बाद में क्या होगा, इसमें कुछ चेंज आएंगे, कन्वर्जन होगा, इसमें थोड़े चेंज आएंगे जिसकी वजह से ये क्या होएगा, हरामी इनिबिटर बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल भी होगा, पावरफुल बन जाएगा, इरिवर्सिबल भी होगा, इनिबिटर होगा और नॉन कॉम्पिटेटिव टाइप का हो जाएगा। तो ये क्या होएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा और मोर पावरफुल, मोर पोटेंट होएगा, ये ध्यान रख लो। मोर पोटेंट इनिबिटर में चेंज हो जाता है। तो एलोपिरिनोल, एलोपिरिनोल क्या होती है, एक गाउट होता है। गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना अपन, यूरिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तो उनका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो वो यूरिक एसिड क्या करता है, अपने जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड पेन होता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, एलोपिरिनोल ड्रग लेते हैं। तो एलोपिरिनोल में क्या होता है, एलोपिरिनोल में थोड़े चेंज होते हैं, चेंजेज होते हैं और ये मोर पोटेंट है, मोर पोटेंट इनहिबिटर में चेंज हो जाती है। और फिर वो क्या करवाएगा, एक होता है जेंथिन ऑक्सीडेज, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसका क्या करवाएंगे, इनहिबिशन करवाएंगे। ये इनहिबिशन हो जाएगा तो क्या होएगा, यूरिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी, यूरिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, यूरिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो वो जॉइंट में एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होएगा तो पेन नहीं होएगा, पेन नहीं होएगा तो मजा आ जाएगा, रिलीफ होएगा। पेन और इन्फ्लामेशन नहीं होएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन को रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गया अपना इनहिबिशन सारा। अब अपन पढ़ते हैं कोएंजाइम। ये देखो आपके लिए चॉकलेट है, इतना ही पढ़ लिया तो ये चॉकलेट खाओ और फिर से आ जाओ बढ़िया से रिफ्रेश होके। तो अब देखते हैं अपन कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में या इंट्रोडक्शन में, वही है। एपो एंजाइम और कोएंजाइम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में क्या होते हैं कि जो एपो एंजाइम होता है ये तो प्रोटीन पार्ट होता है और ये कोएंजाइम होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, बस ये पता होना चाहिए यहाँ पे। तो और क्या करते हैं, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नॉट ऑलवेज एडिक्वेट टू ब्रिंग अबाउट द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये क्या बता रहा है कि ये प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम, ये अकेला किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करवा सकता, इसके लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, कोएंजाइम। तो ये एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम दोनों मिलके ही किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करवा सकते हैं, दोनों अकेले अकेले किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, यही बोला है बस। अपन देखते हैं 3 टर्म देखते हैं, कोफैक्टर हो गया, कोएंजाइम हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है कंफ्यूजन, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल टर्म होती है। ये आपस में अपन देखोगे कहीं बुक में या कहीं पे कोएंजाइम काम में लेंगे, कहीं पे उसी को कोफैक्टर बोल देंगे, कहीं पे उसी को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देंगे। तो अपन इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बस अपन इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिसिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो अपन को पता होना चाहिए क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है। आपको वैसे कुछ नहीं करना कि ये कोफैक्टरी होता है, ये कोएंजाइम होता है, ऐसे अपन को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कहीं पे एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर आ जाए तो उसको भी अपन होलो एंजाइम बोलेंगे। अगर कहीं पे एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम आ जाए, कोफैक्टर आ जाए तो उसको भी अपन होलो एंजाइम बोलेंगे। और कहीं पे एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाए तो उसको भी अपन होलो एंजाइम बोलेंगे। तो अब इनमें देखते हैं कुछ सिमिलर और डिफरेंस देखते हैं।
तो क्या होते हैं, ये तीनों ही नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन पार्ट तो कौन सा होता है, अकेला एपोएंजाइम होता है। तो कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये तीनों क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। और कोफैक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करने के काम आते हैं। जबकि ये दो हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, इसमें NAD, FMN वो होता है। और देखते हैं इसमें क्या आते हैं, कोएंजाइम में मोस्टली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो आते हैं इसमें। लूजली बाइंड विद एंजाइम, कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या करेंगे, लूजली बाइंड होंगे। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करेगा, टाइटली बाउंड होएगा एपोएंजाइम से, और इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर टाइटली बाउंड होगा तो इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये दोनों लूजली अटैच होंगे तो इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बस यही दे रखा है। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन, देखते हैं कोएंजाइम की डेफिनेशन क्या होगी। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोएंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और ये जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें छोटा सा तो पार्ट था कोएंजाइम, तो ये लो मोलिकुलर वेट होता है और एपोएंजाइम से लूजली अटैच करता है, तो इसको अपन इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और ये क्या करता है, सब्सटेंस एसोसिएटेड विद एंजाइम फंक्शन इज नोन एज कोएंजाइम। तो ये क्या करेगा, एपोएंजाइम से एसोसिएटेड होकर एंजाइम को फंक्शन को पूरा करवाएगा, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा। टाइप देखते हैं अपन कोएंजाइम के टाइप, मेनली 4 टाइप से दे रखा है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मोस्टली जो है विटामिन वो क्या करेंगे, कोएंजाइम की तरह एक्ट करेंगे। कुछ होते हैं नॉन विटामिन कोएंजाइम, कुछ होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और लास्ट में होते हैं प्रोटीन कोएंजाइम। ये बहुत ही रेयर होते हैं जो अपने बहुत कम काम में आएंगे, नहीं आएंगे अपने, तो ये काम में आएंगे। तो बी कॉम्प्लेक्स वाले कौन से होते हैं, TPP, PLP और टेट्राइडोफोलेट, ये हो गया। ये होता है विटामिन B1, ये होता है B6, ये होता है B9। तो ये होते हैं। नॉन विटामिन में क्या आता है, ATP हो गया, CDP हो गया, UDP हो गया, इनके नाम पता होने चाहिए आपको बस। न्यूक्लियोटाइड में क्या आते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और यही फिर क्या करेंगे आगे, कोई कोएंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उनको न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम बोलेंगे। NAD हो गया, NADP+ हो गया, FMN हो गया, FAD हो गया, और कोएंजाइम A हो गया। प्रोटीन वाले बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, जो अपने बहुत कम काम है। तो थायोरेडोक्सिन बोलते हैं उसको, तो ये अपने कहीं काम ही नहीं आएगा दिखना के। ये 3 पता होने चाहिए, पता तो चारों ही होने चाहिए कि 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, बस इनके नाम पता होने चाहिए और इनके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं इनके 3 करेक्टरिस्टिक हैं बेसिकली। द कोएंजाइम एक्ट एज ए सबस्ट्रेट है, सेकंड सबस्ट्रेट है कि कोएंजाइम सेकंड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। कोएंजाइम एक्ट एज ए सबस्ट्रेट सटल, कोएंजाइम डू नॉट डिसाइड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ये इनको एक एक करके देखते हैं कि कोएंजाइम सेकंड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। सेकंड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कब करेगा कि मान लो जो काम सबस्ट्रेट कर रहा है वही काम अगर कोएंजाइम करेगा तो अपन इनको बोल सकते हैं सेकंड सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, जाके एंजाइम, ये एंजाइम है तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होता है सबस्ट्रेट, और फिर क्या होता है, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मतलब सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेज होते हैं, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अगर यही काम कोएंजाइम कर देगा तो अगर उसको सेकंड सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोएंजाइम क्या करता है, नॉर्मली क्या होते हैं जब कोई रिएक्शन कैटालाइज नहीं होती तो ये एपोएंजाइम और ये कोएंजाइम, ये मान लो कोएंजाइम, तो ये क्या होते हैं फ्री, ये कोएंजाइम हो गए, ये एपोएंजाइम, ये फ्रीली ऐसे मूव करते हैं, बहुत लूजली अटैच होते हैं। जब किसी रिएक्शन को कैटालाइज करना होता है तो ये एपोएंजाइम क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जिस तरीके से सबस्ट्रेट आके जुड़ता है उसी तरीके से ये देख लो कोएंजाइम भी आके एपोएंजाइम से जुड़ रहा है। तो एक तो ये काम हो गया, मान लो सबस्ट्रेट की तरह कर रहा है। दूसरा क्या करता है कि रिएक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करता है, कोएंजाइम में चेंजेज आते हैं, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेज आते हैं जो कुछ ही सेकंड में कोई या थोड़े ही टाइम बाद वापस से चेंज होकर नॉर्मल हो जाता है वो, बट थोड़े टाइम के लिए कोएंजाइम में क्या होते हैं, चेंज आता है। तो इसलिए भी ये सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी शो करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट में भी तो चेंज आके तो वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ था, उसी तरीके से कोएंजाइम में भी चेंज आते हैं। और बट इस कोएंजाइम वाले चेंज क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद वापस से सही हो जाते हैं, फिर वो पहले की तरह हो जाएगा। तो यही बोला है यहाँ पे। तो कोएंजाइम हैव एफिनिटी विद द एंजाइम कंपेरेबल विद दैट द सबस्ट्रेट। एक बार ये आप पढ़ लेना, सेम यही दे रखा जो मैंने आपको बता दिया। कोएंजाइम एक्ट एज ए सबस्ट्रेट सटल, सबस्ट्रेट सटल की तरह एक्ट करेंगे। सटल क्या होता है आगे भी पढ़ेंगे, मेलेट सटल, एस्पार्टेट सटल, वो सटल क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो ये क्या करवाएंगे, कोएंजाइम अगर सटल की तरह काम कर रहे हैं, कोएंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवा रहे हैं तो उसको सटल बोल सकते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, UDP क्या है, एक नॉन विटामिन कोएंजाइम है। ये क्या करता है, ग्लूकोज से बाइंड करके
ये कोएंजाइम ग्लूकोज से बाइंड करके उसको मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवा के अंदर ले जाता है। ये अपन ग्लाइकोजन सिंथेसिस वो होंगी ना, उनमें पढ़ेंगे। ये उसका स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। तो ये कोएंजाइम क्या करवा रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। इसको बोलते हैं शटल की तरह एक्ट कर रहा है। कोएंजाइम ए क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप से बाइंड करके एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करवाता है। ये भी टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करता है, कंबाइन विद मिथाइल ग्रुप एंड फॉर्म मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, बस नाम मेनली तो ये है। अपन इसको पूरा देख लिया कि ये कैसे करवाता है और आगे भी आएगा ये। लास्ट है इसका करेक्टरिस्टिक, कोएंजाइम डू नॉट डिसाइड एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ए पर्टिकुलर कोएंजाइम में पार्टिसिपेट इन मेनी रिएक्शन। अपन ने देखा, मान लो NAD है, NAD एक कोएंजाइम की तरह अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी कोएंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी कोएंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। अपन ने तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, ये कोएंजाइम दो दो एंजाइम को वो करवा रहा है, दो दो एंजाइम में काम में आ रहा है एक ही कोएंजाइम, ठीक है ना। तो ये फिर स्पेसिफिक कहाँ हुआ, तो क्या बोलते हैं, ये तो हो गया चीटर हो गया। तो क्या होते हैं ये कोएंजाइम, क्या होते हैं, चीटर होते हैं। बट फिर एंजाइम के अंदर स्पेसिफिसिटी आती कहाँ से है, तो वो क्या होते हैं, एपो एंजाइम होता है ना, एपो एंजाइम लॉयल होता है, आप लोगों की तरह लॉयल होता है, तो उसकी वजह से एंजाइम में स्पेसिफिसिटी आती है। को एंजाइम की वजह से नहीं आती, एपो एंजाइम की वजह से आती है, ठीक है ना। तो यही दे रखा है, एंजाइम नोट द ऑन को एंजाइम की वजह से नहीं आती, एपो एंजाइम की वजह से आती है। लास्ट टॉपिक बचा है अपना, लास्ट। अब यहाँ तक ही आ गए तो ये और कर लो बस। ये देखो बिल्ली बेटी आपका इंतजार कर रही है, तो क्या करूँ, एक बार भले ही आपको नींद आ रही है और कुछ हो रहा है तो चाय वगैरह पी लो, बट ये कंप्लीट करना। लास्ट में आपको शायरी सुनाऊंगा एक बढ़िया सी। तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, आइसो एंजाइम क्या होते हैं, जो आइसोमर होते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी को आइसो एंजाइम बोल दो। कि मान लो एक एंजाइम है, उसके मल्टीपल फॉर्म है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है ना, ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएंगी, ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएंगी, एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएंगी, ये जितने भी आइसो एंजाइम है ना वो सारे। और इनमें एक क्या होती है, इनके फिजिकल और केमिकल नेचर सेम होते हैं, केमिकल नेचर भी सेम होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द सेम रिएक्शन आर आइसो एंजाइम, और आइसोजाइम भी बोलते हैं इसको। कहीं पे आइसोजाइम लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होना, उसी को आइसोजाइम बोलते हैं, आइसो एंजाइम को ही। बट दे डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट ये डिफर होते हैं, सॉरी यहाँ पे सेम लिख देना, ये डिफर होते हैं। क्या करेंगे, ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएंगे, बट इनके फिजिकल एंड केमिकल नेचर क्या होंगे, डिफर होंगे। ये आप ध्यान रखना है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देखेंगे इनके, आइसो एंजाइम आर सिंथेसाइज बाय डिफरेंट जीन। ये जितने भी आइसो एंजाइम है, मान लो 3 आइसो एंजाइम है, तो ऐसे नहीं कि एक ही जीन सिंथेसाइज करवा रहे हैं, इन तीनों को 3 डिफरेंट जीन सिंथेसाइज करवाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ओलिगोमेरिक एंजाइम कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सब यूनिट। मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक 2 होते हैं। अगर मान लो सारी सेम एक ही टाइप की सब यूनिट मिलके कोई आइसो एंजाइम बना रही है, तो उसको बोलते हैं मोनोमेरिक। और अगर एक से ज्यादा टाइप की सब यूनिट मिलके बना रही है किसी भी आइसो एंजाइम को, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेरिक। तो बस यही डिफरेंस है मोनोमेरिक और ओलिगोमेरिक में। और क्या होता है कि ये दोनों फॉर्म है ना आइसो एंजाइम की, दोनों फॉर्म ही एक्टिव होती हैं। ऐसे नहीं कि मोनोमेरिक किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करवाएगा, बस इनमें सब यूनिट का फर्क है। इसमें एक ही टाइप की सब यूनिट है, इसमें एक से ज्यादा टाइप की सब यूनिट होती है। तो ये दूसरा भी हो गया यहाँ पे। टाइप ऑफ आइसो एंजाइम, तो टाइप ऑफ आइसो एंजाइम में बेसिकली अपन 3 टाइप के आइसो एंजाइम पढ़ेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज और एल्केलाइन फोस्फेटेज। तो ये 3 पढ़ेंगे अपन। तो पहला पढ़ते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली करता क्या है कि ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, तो इसको क्या करता है, लैक्टेट में चेंज करवाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। और NADH2 था वो NAD+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अपन देखते हैं इसकी 5 आइसोफॉर्म होती हैं, आइसो एंजाइम की 5 आइसोफॉर्म होती हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की, 1 2 3 4 5 है। और अपन इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये बोला है। तो LDH क्या हो गया है, इसमें 2 टाइप की सब यूनिट होती हैं, M सब यूनिट और H सब यूनिट। ये 2 टाइप की सब यूनिट हो गई, तो क्या हो गया, ओलिगोमेरिक हो गया।
ओलिगोमेरिक हो गया, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक टेट्रामेरिक है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे आइसो एंजाइम की, ऐसे 4 मॉलिक्यूल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे टेट्रामेरिक। तो यही बोला है यहाँ पे। और एम सब यूनिट का किसके लिए होती है, स्केलेटल मसल्स के लिए, एम से मसल से, और एच किससे, एच से हार्ट, तो इसके लिए होती है। अब देखते हैं इसका, ये देखो ऐसा डायग्राम होता है कि जब चारों एच सब यूनिट मिलके LDH1 बनाएंगे और उसमें जब रिप्लेस हो जाएगी एम से, तो ये देखो LDH5 हो जाएगी। LDH5 में क्या होंगी, जो चारों सब यूनिट क्या होंगी, एम होंगी। तो अपन ने देखा कि ये LDH इनको क्या करेंगे, हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या होता है, जेल एगरोज होता है। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये मूव करके सेपरेट हो जाएंगे। LDH फास्टली मूव करके यहाँ पे आ जाता है, जबकि LDH5 बहुत स्लोली मूव करता है, इसलिए यहाँ पे रह जाता है। तो ये अलग 5 टाइप की बैंड बन जाएंगी उस पर। अपन ने देखा कि LDH1 हार्ट के लिए है और LDH5 है स्केलेटल मसल्स के लिए है। बट ये काम तो दोनों का एक ही है ना। अपन ने देखा कि काम तो दोनों का एक ही है, कि ये भी पायरुवेट था, उसको लैक्टेट में चेंज करवाएगा। हार्ट के लिए कौन काम करेगा, LDH1 काम करेगा, जबकि स्केलेटल मसल्स के लिए कौन काम करेगा, LDH5 काम करेगा। बट फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो इस केस में क्या होता है कि पायरुवेट क्या होता है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करना चाहिए, बट LDH1 के केस में क्या करता है, ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। इनहिबिटर की तरह एक्ट करके LDH1 का इनहिबिशन करवा देता है, जिसकी वजह से लैक्टेट बनेगा नहीं। लैक्टेट बनेगा नहीं तो मसल्स में फैटिक होगी नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हार्ट की मसल कभी भी थकती नहीं है, क्योंकि जब अपन का बर्थ भी नहीं होती तब से ये हार्ट काम करना स्टार्ट करता है, और अपने मरते हैं ना तब तक ये काम करता रहता है। बट स्केलेटल मसल्स के केस में क्या होता है, ये पायरुवेट सबस्ट्रेट की तरह ही एक्ट करता है, और जो पायरुवेट को लैक्टेट में चेंज करवा देता है, और वहाँ पे ये क्या करवाता है, फैटिक करवाता है। जब भी अपन कोई थोड़ा सा काम करते हैं ना, तो अपनी मसल्स में फैटिक होने लग जाती है, वो इसी लैक्टेट की वजह से होती है। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं, ये हो गया अपना यहाँ तक सारा। एफिनिटी LDH1 पायरुवेट कंसंट्रेशन मोर, हाँ तो ये क्या होता है कि LDH1 में ये पायरुवेट इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये LDH1 से बाइंड होकर सबस्ट्रेट में चेंज नहीं होगा। सबस्ट्रेट में चेंज नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी मीन्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ रही है, तो ये क्या बढ़ेगा, Km बढ़ेगा। और एक बात याद रखना, Km और एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती हैं। अगर Km वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उसकी एफिनिटी कम रहेगी उतनी ही। और LDH5 के केस में क्या हो रहा है कि पायरुवेट LDH5 से बाइंड करके सब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, लैक्टेट में, तो जिसकी वजह से पायरुवेट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। पायरुवेट की कंसंट्रेशन लो है तो मीन्स Km वैल्यू लो है। Km वैल्यू लो है तो एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देख लो, ऐसे है इनका। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है। तीनों आइसो एंजाइम का क्लिनिकल एस्पेक्ट सबको आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं। तो LDH नॉर्मली क्या होता है, अपनी बॉडी में LDH2 ज़्यादा रहता है, बट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है अगर, तो LDH1 इंक्रीज हो जाएगा LDH2 से। और लीवर डिजीज के केस में क्या होता है, LDH5 है, ये इंक्रीज हो जाता है LDH5। तो अपन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करवाते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करवाते हैं तो उनमें अपन एंजाइम की क्या करते हैं, एंजाइम की सीरम एंजाइम की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। उसकी वजह से अपन डिजीज को डायग्नोस या इंटरप्रिटेट करते हैं डिजीज का, कि ये हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अपन को डिजीज का पहले पता लग जाता है थोड़ा। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज क्या होता है, ये रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। ये फोस्फोक्रिएटिन है, तो यहाँ से क्या होएगा, एक फोस्फेट आयन फ्री होएगा, और ये फोस्फेट आयन ADP से बाइंड होकर तो ATP में चेंज हो जाएगा, और ये जो फोस्फोक्रिएटिन था वो क्रिएटिन में चेंज हो जाएगा। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज में। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों साइड में चलेगी। तो CPK के 3 आइसो एंजाइम फॉर्म होती है, CPK 1, 2, 3। और इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट होती है H और एक होती है B। M फॉर मसल और B फॉर ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों सब यूनिट मिलके एक डाइमर बनाती हैं, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस केस में। तो डाइमर बनाएंगी और ये फिर आइसो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये देखो CPK 1, 2, 3 में जब दोनों B सब यूनिट मिलेगी
तो CPK 1 होगा। जब दोनों M सब यूनिट मिलेगी तो 3 बनेगा, और एक M और एक B सब यूनिट होएगी तब CPK 2 बनेगा। तो B से क्या ब्रेन पे एक्ट करेगा, M से कहाँ पे मसल्स पे एक्ट करेगा, और दोनों के बीच में क्या होता है, दिल होता है, तो ये हार्ट पे एक्ट करेगा CPK 2। नॉर्मली क्या होता है, CPK की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो अपन कोई भी सीरम टेस्ट करेंगे, बायोकेम टेस्ट करेंगे, तो उसमें ये डिटेक्ट ही नहीं होगा CPK 2। बट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में क्या होता है, ये 20% तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपन को ये डिटेक्ट होएगा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में, और अपन बता सकते हैं कि कोई इस पर्सन को 6 to 8 आवर के अंदर कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो ये क्या है, रिलायबल इंडिकेटर है एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का CPK 2। लास्ट और आइसो एंजाइम देखते हैं। लास्ट है एल्केलाइन फोस्फेटेज। एल्केलाइन फोस्फेटेज क्या होता है, इसकी क्या करवाता है, वो रिएक्शन को वो देखने की जरूरत नहीं है, क्या करवाता है, डीफोस्फोराइलेशन करवाता है, डीफोस्फोराइलेशन करवाता है, बस ये याद रखना। तो इसके क्या होते हैं, 6 आइसोफॉर्म होती है, 6 आइसो एंजाइम होते हैं इसके। अल्फा 1 ALP, अल्फा 2 हीट लेबाइल ALP, अल्फा 2 हीट स्टेबल, प्री बीटा, गामा और ल्यूकोसाइड है। तो ये 6 फॉर्म होती है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, मोनोमर। उन दोनों की अपन को क्या स्ट्रक्चर मिली थी, ओलिगोमेरिक। ओलिगोमेरिक मीन्स 2 सब यूनिट है, एक से ज्यादा सब यूनिट है उनमें। और यहाँ पे क्या है, मोनोमेरिक मीन्स एक ही सब यूनिट है। अब सोचने की बात ये है कि एक ही सब यूनिट मिलके ये 6 कॉम्बिनेशन कैसे बना रही है, 6 टाइप के आइसो एंजाइम कैसे बना रही है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से 6 आइसोफॉर्म बनती है। मान लो एक में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा हो गया, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर उससे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होता है कि अल्फा 2 हीट लेबाइल एल्केलाइन फोस्फेटेज हेपेटाइटिस के केस में इंक्रीज होएगा, और प्री बीटा एल्केलाइन फोस्फेटेज बोन डिजीज के केस में इंक्रीज होएगा। तो ये रहा अपना आज का ये वन शॉट हो गया एंजाइम का पूरा। इसमें अपन ने सारा कुछ देख लिया, अपने इंट्रोडक्शन देख लिया, एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लिया, नोमेनक्लेचर देख लिया, उनके फैक्टर्स देख लिए, फैक्टर अफेक्टिंग देख लिए, इनहिबिशन देख लिया, कोएंजाइम देख लिया, आइसो एंजाइम देख लिया, और कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव के बीच में डिफरेंस देख लिया। तो ये जितना भी था मोटा मोटा एंजाइम के में जो यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो सारा देख लिया अपन ने। तो आप क्या करना है, एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको ढंग से लिख के, फिर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही था। ये मेरी एक छोटी सी बुक है, तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो नोट्स है ना, ये ऊपर वाले, ये सारे उसी में सेम टू सेम ऐसे दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। और उसमें प्रैक्टिकल का भी दे रखा है एक। तो शायरी की बात हुई थी, तो ये शायरी सुनाता हूँ कि एक कहीं पहले मेरे को एक जूनियर ने पूछा था कि वो से कॉलेज में इसको प्यार व्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब मैं उसको बोला था कि जिसको तू पसंद करता है उसके बिना अगर तू रह सकता है ना, तो प्यार करना, इश्क करना। और जिसको देखे बिना तू रह नहीं सकता ना, उसको किसी और के साथ देख के तू रह सकता है खुद से, तो इश्क करना। और जिससे बात किए बिना तू रह नहीं सकता, उसको किसी और के साथ बात करता देख सकता है, तो इश्क करना। ठीक है ना, तो ये मेडिकल कॉलेज के लिए है। और दूसरा, हाँ, लाइक किया करो अगर आपको थोड़ा भी सही लगता है, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग थोड़े भी वैल्यूबल रहते हैं आपके लिए लेक्चर। और कोई भी डाउट हो मान लो, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वन शॉट एंजाइम का पूरा कवर हो गया। तो अब देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, मजे करो।